नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे ढीले से बैठे हो? जाइए, पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए। एग्जाम साल भर बाद नहीं है, 15-20 एक महीना बाद ही एग्जाम है मेरे दोस्त। और ये समय पढ़ने का है। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बकैती देखने का नहीं है। जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन करो, नए पैटर्न के मॉक टेस्ट लगाओ, उसकी एनालिसिस करो, उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखो। नए पैटर्न में जो कॉन्सेप्ट आए हैं, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी मेरे भाई, जीएस में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए उन सबको देखो और अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, कुछ बनो, कुछ पढ़ो लिखो मेरे भाई। चलिए, आपको पता है कि हम अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर हर सैटरडे संडे सीजीएल वाले बच्चों के लिए एक ऑल इंडिया लाइव टेस्ट करवाते हैं और फिर उसका जो है अपने यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन भी करवाते हैं। और उस लाइव टेस्ट की क्वालिटी सुपर नॉच, टॉप नॉच, एकदम मक्खन वाली होती है। क्योंकि मैथ वाला सेक्शन मैं तैयार करता हूं और हमारी पूरी एक डेडिकेटेड टीम है। हम 12-13 घंटे लगाते एक मॉक टेस्ट को रेडी करने में। लेकिन समय के साथ साथ बच्चे जो है मॉक टेस्ट लगाना कम कर दिए हो। अरे भाई, पेपर केवल पढ़ के नहीं निकलता। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है आपकी तैयारी का। जितने ज्यादा हो सके उतने लगाओ। हम इतने सारे टॉपर से मिलते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो कोई 100 मॉक टेस्ट लगाया रहता है, कोई 50 लगाता है, कोई 200 से ज्यादा लगाता है। ठीक है भाई, तो जो हम ये लाइव टेस्ट करा रहे हैं, ये तो कम से कम आप सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना चाहिए। और हमारा टेस्ट ऐसा नहीं कि आप ऐसे दे दिया, नॉर्मल सा फील हुआ, खुश नहीं हो गए आप, आपकी तैयारी बूस्ट होगी। आप जाइए टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर मेरे दोस्तों, लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में देखो, अब तक हम 16 ऑल इंडिया लाइव टेस्ट करवा चुके हैं। अभी भी लाइव है, जाके देखिए, तुरंत आपको परसेंटाइल, आपकी जो है रैंक, मार्क्स है ना, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ पता लग जाएगा। और हर एक जो है लाइव टेस्ट का मैंने यहां पे अपने चैनल पे सॉल्यूशन भी कराया है। ठीक है जी, ये देखिए पूरी प्लेलिस्ट बनी है ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, चलो शुरू कर दें कहानी। कॉपी पेन लेके बैठो। ये 25 शानदार सवाल ऐसा नहीं कि केवल इंटरनेट से उठा लिए गए हैं या प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। हम अपनी क्रिएटिविटी ऐड करते हैं, एग्जामिनर की सोच को अपनी सोच से मिलाते हैं, फिर सवाल फ्रेम करते हैं, फिर बच्चों के सामने देते हैं। आज के मॉक टेस्ट का लेवल मॉडरेट से टफ है। ऐसा नहीं है कि आप 25 के 25 सवाल जो है लगाओ, सारे सही करो तो ही नौकरी लगेगी। मिनिमम 21, कम से कम 21 सवाल आपके ठीक होने चाहिए। 21 हो रहे हैं तो तैयारी बढ़िया, 21, 22, 23, 24 जितने बन पाए। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठेंगे। सवाल नंबर 1 से पहला सवाल। अनुज, विभूति और चंदू मिलकर 8 दिन में 432 मीटर तार बिछा सकते हैं। एक दिन में चंदू विभूति से उतने ही मीटर ज्यादा तार बिछा सकता है जितना विभूति अनुज से ज्यादा तार बिछा सकता है। ओके, कितना क्रिएटिव सवाल है मेरे भाई, कितना क्रिएटिव सवाल है। ये पहली लाइन है, ध्यान सुनेगा। 3 लोग हैं यहां पे, अनुज, विभूति और चंदू। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है एक दिन में चंदू विभूति से उतने ही ज्यादा तार बिछाता है जितना विभूति अनुज से ज्यादा तार बिछा सकता है। ठीक है भाई, यानी कि ये तीनों संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। ये चंदू विभूति से उतना ही ज्यादा काम करता है जितना विभूति अनुज से ज्यादा काम करता है। ठीक है, आगे क्या बोला है? चंदू के 5 दिन का काम अनुज के 7 दिन के काम के बराबर है। चंदू के 5 दिन का काम अनुज के 7 दिन के काम के बराबर है। तो यहां से हम लोग चंदू और अनुज की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे मेरे पे। चंदू और अनुज की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 7/5। चंदू की एफिशिएंसी 7 है, अनुज की एफिशिएंसी 5 है। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बताओ विभूति की एफिशिएंसी क्या होगी? ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। ये बीच वाली संख्या, इनका एवरेज होगी 5 और 7, 12 का आधा 6। विभूति की एफिशिएंसी 6 होगी। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देखो 5 से 6 कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। विभूति अनुज से 1 यूनिट ज्यादा तार बिछाता है। चंदन विभूति से कितना? 7 से 6 1 ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा तार बिछाता है। और ये तो सवाल में बोला है तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सवाल सॉल्व। बोला है अनुज एक दिन में कितने तार बिछा सकता है? एक दिन में बिछा सकता है 5 यूनिट। ठीक है, 5 का मल्टीपल वैसे आना चाहिए 15 मीटर, आंसर आ गया। अच्छा सॉल्व कर लेते। तीनों मिलकर 8 दिन में 432 मीटर तार बिछाते हैं।
तीनों मिलकर 8 दिन में 432 मीटर तार बिछाते हैं। एक दिन में कितना बिछाएंगे? 8, ये कितना जाएगा मेरे भाई? 8 पंजे 40, 8 चौ 32, 54 मीटर तीनों लोग एक दिन में तार बिछाते हैं। तीनों लोग एक दिन में काम कितना करते? तीनों लोग मिलकर 5, 6, 11, 7, 18। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 18 यूनिट काम करते हैं। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 54 मीटर तार बिछाते हैं, यानी कि 3 गुना। तो अनुज एक दिन में कितना तार बिछाता है? 5 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, 15 मीटर। 15 मीटर इस सवाल का आंसर है। ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। गजब सवाल बच्चों। क्या बेहतरीन सवाल है मेरे दो, मुझे मजा आ गया करवा के आपको। सवाल नंबर 2 देखिएगा। चक्र चतुर्भुज एबीसीडी में भुजा एबीडीसी बढ़ाई जाती हैं तो ई पर मिलती हैं, एडीबीसी जब बढ़ाई जाती हैं एफ पर मिलती हैं। ए, अच्छा ये सवाल भी बहुत प्यारा है। अभी तो 2-3 साल से इसकी मार्केट डाउन है सवाल की, है ना। बीच में काफी ज्यादा इसकी हाई मार्केट हो गई थी, शेयर हाई हो गए थे इस सवाल के। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है और इसमें हम बनाते हैं इस तरीके से साइक्लिक क्वालिटल, चक्र चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमें ए बी डी सी बढ़ाना है, ए बी डी सी, तो ये बना लिया मैंने, ठीक है। सब बच्चे ध्यान सुनेगा, गजब का सवाल है। ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब सवाल में बोला है ए बी डी सी जब बढ़ाई जाती है तो ई पर मिलती है। अब हमने भुजा ए बी को और डीसी को ये आगे बढ़ाया है, और आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों ये यहां मिल रही है पॉइंट ई पर, ये पॉइंट ई पर मिलती है, ठीक है ना, ए बी डी सी। और बोला एडीबीसी आगे बढ़ाने पर कहां मिलती हैं? एफ पर मिलते हैं। तो हमने भुजा एडी को आगे बढ़ाया, ये बीसी को आगे बढ़ाया, ये यहां मिलती है पॉइंट एफ पर, ये पॉइंट एफ पर मिलते हैं इस तरीके से। तो एंगल ए एफ सी 21 डिग्री, ए एफ सी, ए एफ, ये वाला एंगल 21 डिग्री का है, ठीक है ना। बीईसी 39, बीईसी ये वाला एंगल 39 डिग्री का, ये 39 डिग्री का है, ओके। आपसे पूछा बीएडी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये वाला एंगल आपसे पूछा है। वैसे तो ये डायरेक्ट थ्योरम भी है, आप थ्योरम भी लगा सकते हैं कि भाई एक साइक्लिक क्वालिटल की, है ना। ऐसे हमने 2 चौच एक्सटेंड कर दी, चौचों पे एंगल दिया, चौचों पे एंगल दिया है मेरे भाई, और आपसे ये वाला एंगल पूछा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल को जोड़ के आधा कर दो, 90 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 21 प्लस 49 70, 70 का आधा 35, 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 55 डिग्री। तो एंगल 55 डिग्री का आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सीधा फॉर्मूला है, जो हाई लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे उनको पता होगा, कचरा गैंग को नहीं पता होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, वो हम बता देते हैं। मान लीजिए कि जैसे ये एंगल थीटा, ये आपको निकालना है। अब इस साइकिल क्वालिटल है, अगर ये थीटा है तो इस साइकिल क्वालिटल का ये है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो साइकिल क्वालिटल का एक्सटीरियर एंगल ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा आ जाएगा। काहे आ जाएगा? क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। या ये भी एक्सटीरियर एंगल है साइकिल क्वालिटल का। अब ध्यान से सुनेगा बच्चे, इसे ट्राइंगल को ध्यान से देखो, डीएफसी में ये थीटा है, ये 21 डिग्री है, तो ये डीएफसी का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये थीटा, ये 21, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा प्लस 21 डिग्री। इसे ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे, सीबीई बीसीई को, ये थीटा है, ये 39 डिग्री है, तीसरे वर्टेक्स पे बाहर की ओर एक्सटीरियर है, कितना आ जाएगा? थीटा प्लस 39 डिग्री, ये आ गया। जो आ रहा है वो करते जाओ, बस सवाल यहीं पे निपटता है। कैसे निपटता है कि साइक्लिक क्वालिटल है, आमने सामने के एंगल है, इन आमने सामने एंगल को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। इनको जोड़ो, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 21 प्लस 39 70 डिग्री बराबर 180। 180 में से 70 घटाएंगे 110 बटे 2 55 डिग्री, आपका सॉल्व भी हो गया, ठीक है। बढ़िया सवाल, बी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं। x की पावर 117 बटे y की पावर 109 माइनस y की पावर 109 बटे x की पावर 117 9 है। देखो ये सरल सवाल है बेटा, ये देखो x की पावर 117 यहां ऊपर है, यहां नीचे है, y की पावर 109 नीचे है, यहां ऊपर। आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसे है कि अगर ये a लिखा हुआ है तो ये 1/a लिखा हुआ है, ऐसे हो गया, घबराना नहीं है, बराबर 9, बराबर 9। और ये मेरे भाई सेम ही चीज है, बस यहां प्लस आ गया, ये सेम ही चीज है, बस यहां प्लस आ गया, यानी कि आपसे पूछा है a प्लस 1/9।
अगर मैं इसको ए मानता हूं कि भैया माना ये ए है, तो जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, क्योंकि यह ऊपर या नीचे हो गया, नीचे या ऊपर हो गया। तो भैया हमें सेम पावर जाना है माइनस से प्लस में, तो इसका भी फॉर्मूला होता है √k² + 4। अगर a माइनस 1/a 9 है तो a प्लस 1/, आएगा √k²+4, यानी कि 81×4 85। √85 इस सवाल का आंसर है। ये लो, बी ऑप्शन ठीक हो गया। अलजेब्रा का सवाल था। आगे चलेगा बच्चे, सवाल नंबर 4। ट्राइंगल ए बी में डी और ई क्रमशः ए सी बी सी के पॉइंट हैं सच दैट डी ई पैरेलल टू ए बी। F is a point on such that DF is parallel to AE। EF 12 है, BE 28 है, CF is equal to। देखो ये सवाल हमने डाला है जानबूझकर डबल थेल्स थ्योरम का। डबल थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया आप लोगों के लिए। D और E AB के पैरेलल है, तो मैं एक काम करता हूं प्यारे बच्चों, यहां पर AB को नीचे बना लेते हैं। ये हो गया ABC, ABC हो गया। अब ये एक लाइन होगी प्यारे स्टूडेंट, इस तरीके से एक लाइन हो गई DE। ये लाइन है बच्चों DE, और ये लाइन AB के पैरेलल है। ये बोला है ना, DAC पर है, EBC पर है, ठीक है। FCE पर एक ऐसा पॉइंट है कि DF AE के पैरेलल है। मेरे भाई ध्यान से सुनेगा, F एक पॉइंट है CE पर। मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है F, ये लाइन CE है, CE पर पॉइंट F है, इस प्रकार से कि ये DF जो है प्यारे दोस्तों, ये जो DF है ये AE के पैरेलल हो गया, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ गई, ये दोनों लाइन। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, ठीक है। अब सवाल है EF 12 BE 28। EF की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, BE की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, यही है। तो आपसे पूछा है CF, CF की लंबाई आपसे पूछा है, बताइए कैसे करेंगे सवाल। एक नंबर सवाल है बेटे, एक नंबर सवाल, तुमको मजा आ जाएगा ये सवाल करके। ध्यान से सुनना प्यारे दोस्त, सब बच्चे ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को शुरुआत करते हैं। आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है CAE, CAE इस तरीके से आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, इस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा। इसमें दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये आपको निकालना है बेटा। ये 12 दिया हुआ है, मैंने इसको x मान लिया कि माना ये x है, मैंने ये x मान लिया कि माना ये x है, x है। अब अगर ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से मेरे भाई ये पैरेलल लाइन है, ये x से 12 है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये रेशियो भी x रेशियो 12 होगा। जैसा लेफ्ट साइड में रेशियो है, जो लेफ्ट साइड में रेशियो वो राइट साइड में रेशियो होगा। ये तो लेंथ है x 12, लेंथ x 12 है, रेशियो क्या आएगा x रेशियो 12, तो रेशियो भी x रेशियो 12 आएगा। तो अगर प्यारे बच्चों में इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखता हूं, इस वाले ट्रायंगल को, इसमें पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये x से 12 है, रेशियो x 12 का है, तो ये CD AD इनका रेशियो भी प्यारे दोस्तों ये x रेशियो 12 ही होगा। अभी ये x रेशियो 12 होगा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया, ठीक है। क्योंकि यहां थेल्स थ्योरम की शुरुआत नहीं हो पा रही, इसलिए आपको वेरिएबल लेना ही पड़ेगा x। अब प्यारे बच्चों जितनी जरूरत हो उतना देखा करो, इसका काम हो गया, इस लाइन का काम हो गया मेरे भाई। इसको हटाओ, इसको हटाओ मेरे प्यारे भाई, हटा दिया। आप बोलोगे हाँ सर ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। आप बोलोगे हाँ सर ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो लेफ्ट और राइट साइड का रेशियो सेम होगा। आप बोलोगे हाँ सर होना चाहिए। लेफ्ट साइड में रेशियो कितना है, CD से AD का ये x 12 है, x/12 बराबर राइट साइड में क्या रेशियो है। देखो कितना गजब सवाल मैंने आपको डाला। राइट साइड में पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी, यहां सकते पूरी लेंथ आ जाएगी x + 12, ये पूरी लेंथ आ जाएगी x + 12/28 इक्वल होना चाहिए। यानी कि सवाल में कुछ भी नहीं था, बस 2 बार थेल्स थ्योरम लगनी थी। 4 से जाएगा, 4 × 12, 4 × 7 28, 7 इधर जाएगा, 7x = 3x + 36, यानी कि 4x = 36 आ गया, तो x का मान आ जाएगा 9। तो सवाल का आंसर 9 सेंटीमीटर। बताओ अगर मजा ना आया हो तो पैसे वापस, ठीक है, जहां से मिल रहे हो तुम्हें। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। मूलधन 15,625 है, ब्याज की दर 12%। कैसे करोगे बच्चों,
तरीके बहुत सारे हैं, पर 3 साल के CISI का डिफरेंस निकालने एक तरीका जो आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा वो है 3:3:1, ये गोल्डन रेशियो। ये गोल्डन रेशियो मेरे भाई, ये जो कैलकुलेशन है यहां से 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस आता है। इस कैलकुलेशन से आप बोलोगे हाँ सर ब्याज की दर 12% पर एनम है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/25, प्रिंसिपल दिया है 15,625, यानी कि प्रिंसिपल है 25 का क्यूब, 25 का क्यूब ही तो है मेरे दोस्तों 15,625। तो आप 25 क्यूब का 3/25 करते जाओ, जस्ट 3/25 करते जाओ। अगर आप 25 क्यूब का 3/25 करोगे ना, 12% करते जाओ। 25 क्यूब का जैसे आपने 3/25 किया तो एक 25 कट जाएगा, क्या बचेगा 25 का स्क्वायर गुणा 3, फिर दोबारा से इसका 3/25 करो, इसका 3/25 दोबारा से करेंगे, एक 25 कट जाएगा, 3×3 25 निमा 225, इसका फिर से 3/25 करेंगे तो 225 आएगा, 225 का फिर से 3/25 करेंगे तो 27 आएगा। कर सकते हैं 12% करते जाओ ना, 225 का आप 3/25 करिए, 25 निम्मा 225 9 27, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो दिमाग में, सीधी सीधी गुणा करो और जोड़ो। 225 दिया 675 प्लस 27 एकम 27 आ गया मेरे भाई, ये पूरा 700 हो गया, 2 रुपए और है, 702 रुपए। ये 3 साल के CISI का डिफरेंस आएगा। ये लो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, इससे जल्दी नहीं हो सकता ये सवाल। आइए सवाल नंबर 6, पॉइंट -4,3 से सर्कल x² प्लस y² बराबर 1 तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। बहुत बढ़िया सवाल मुझे ये मिला भटकते हुए मेरे दोस्त, गजब सवाल भाई। एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है x² प्लस y² बराबर 1, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ इस सर्कल के सेंटर के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 होंगे, जाहिर सी बात है इस सर्कल के। आप बोलोगे यस सर। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या होगी, बराबर x² प्लस y² बराबर r² होता है, या 1 का स्क्वायर है 1 होगी। अब आप मुझे बताओ, मान लीजिए कि जैसे सर्कल है बच्चे, और इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0,0। अब इसके बाहर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है -4,3। तो आपसे पूछा है पॉइंट से सर्कल तक की मिनिमम डिस्टेंस, इस पॉइंट P से सर्कल तक की मिनिमम डिस्टेंस। तो आप सीधा सीधा मिलाओ, सीधा सीधा मिलाइए। तो प्यारे बच्चों आपको ये डिस्टेंस बताने, ये पॉइंट P से सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ इस सर्कल का सेंटर 0,0 है, इस सर्कल के केंद्र के निर्देशांक 0,0 है, और इस सर्कल का सेंटर है O। ये पॉइंट O और P के बीच की दूरी क्या है, O से P तक के बीच की दूरी क्या है, दो पॉइंट के डिस्टेंस का फॉर्मूला √x2 - x² प्लस y2 - y1², -4 में से 0 घटाएंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर, यानी कि 5। O से P तक 5 है, ये यहां O से P तक 5 है, और इस सर्कल की जो रेडियस है 1 है, सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक 1 है, O से P तक 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 5 में से घटे 4। तो पॉइंट से सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस ही तो होगी 4 यूनिट, ये आंसर है। देख लो, मजा आया मेरे भाई, क्या गजब सवाल है। सवाल नंबर 7, यदि a प्लस बी साइन थीटा प्लस a माइनस बी कॉस थीटा 3 है, एंड a प्लस बी कॉस थीटा माइनस a माइनस बी साइन थीटा 4 है, तो इसका प्लस बी स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ऐसी क्वालिटी और कहां मेरे भाई। देखो दोस्त, ये प्लस है माइनस है, ऐसे सवालों को आप तोड़ना जानते हो। साइन कॉस आपस में बदल जाता है, देखो यहां पोजीशन इंटरचेंज होगी साइन कॉस की। ऐसे सवालों को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक क्या है, दोनों इक्वेशन है, दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर के बाद ऐड करो। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सिंपली 1 होता है। वैल्यू पुटिंग वगैरह भी कर सकते हो, पर जरूरत नहीं है। यहां अगर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या आता है कॉन्सेप्ट, a प्लस बी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने अलजेब्रा लगा दिया बस, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा, देखो राइट साइड में 3 है 4 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे। अलजेब्रा के अनुसार a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर क्या है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 आ गया, 9 + 16 25।
पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर आ गया 25/2 यानी कि 12.5। तो इस सवाल का ठीक ठीक आंसर 12.5 है बच्चे। लो बी ऑप्शन ठीक है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 8। बनाइए। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचने से 44% का प्रॉफिट कमाता है। फाइंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज। नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इफ शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% के डिस्काउंट पर बेचता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। गजब सवाल है। कई सारे तरीके सवाल को करने के हैं। ठीक है जी, देखो ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। क्रिया मूल्य होता है मेरे दोस्तों 100%। 100% से कोई सामान जितने ज्यादा में बिकेगा वही आपका लाभ होगा। अच्छा, छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर। आपने एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 10% 20% की लगातार छूट देकर बेचा, तो यानी कि आपने कुल डिस्काउंट कितने का दिया। 10 और 20 का सक्सेसिव क्या आएगा 10 + 20 - 10 × 20/100 तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30 में से ये कितना आ जाएगा। आप 2 घटाएंगे 28%। तो आपने वस्तु पर 28% का नेट डिस्काउंट दिया। क्लियर है। आप बोलोगे यस सर। देखो डाटा बहुत आसान है। मैंने मान लिया कि वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए। मैंने मान लिया कि माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए। आपने एक वस्तु पर 10% 20% की दो लगातार छूट दी, तो आपने कुल कितना डिस्काउंट दिया 28%। 100 पे 28 का डिस्काउंट दिया तो आपने सामान बेचा कितने में 72 में। आपने सामान को 72 में बेचा, लेकिन आपको बेचने से 44% लाभ हुआ। 100% के क्रिय मूल्य पे 100% के क्रिय मूल्य पे 44% लाभ हुआ, तो सामान बिका कितने में 144% में बिका। सीपी के 144% में बिका। मैं ये लॉजिक लगाता हूं ऐसे सवाल में कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ा तो भी सेलिंग प्राइस, और इसी सेलिंग प्राइस को बराबर कर दो। अगर उसी वस्तु पर 15% छूट दी जाए, 100 रुपए मार्क प्राइस है, 100 पे 15% की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा 85 में बिकेगा। जबकि सामान बिकेगा कितना मेरे भाई 72 दूनी 144 है, तो 85 दूनी 170% में बिकेगा। समान क्रिय मूल्य के 170% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 170% में बिकेगा, तो जो 70% एक्स्ट्रा है वही आपका लाभ हो जाएगा। यह आंसर है बी ऑप्शन। गजब सवाल। आगे आ जाइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 9। बताओ बच्चों। यह सवाल अलजबरा का मैंने खुद नया बना के डाला है। ठीक है, ये खुद क्रिएट किया। जरा करके बताइए। अलजबरा का सवाल हमने तो किया हुआ है। आप सोचो, वीडियो पॉज करके सोच लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे बच्चों ये सवाल है, इस सवाल में इक्वेशन है एक इक्वेशन दी है, लेकिन वेरिएबल है दो, एक्स और वाई। तो आप अपनी मर्जी से यहां किसी एक वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हो। आप यहां पे जैसे y को 0 कर लो, लेकिन आप किसी वेरिएबल को 0 नहीं कर पाओगे कि 0 करने से बटे अनडिफाइन आएगा कि x और y बटे में भी आ रहे हैं। बटे 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं कर सकते तो आप वेरिएबल को यहां पे 1 रखोगे। 1 रख लेते, लेकिन 1 रखने से ऐसा नहीं कि सवाल कोई छोटा हो रहा हो। ठीक है, 1 रखने से मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सवाल कहीं बहुत ज्यादा छोटा हो रहा हो। ठीक है, तो आप यहां पर बिल्कुल बेसिक ही लगाइए। चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं। 2 तिया 6 √x इंटू √y, 6 √xy। आप बोलोगे हां जी सर, ऐसे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 9 तिया 27 y√y। आप बोलोगे जी सर, प्लस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 चौक 8 x√x, 2 चौक 8 x√x। ये आ गया प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है,
मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखो तो मजा आ गया। अब क्या बेहतरीन चीज हमने क्रिएट की। इसको आप समझ पा रहे हैं क्या है ये? इसको आप समझ पा रहे हैं क्या है ये? भाई साहब ये 2√x है, ये 3√y है, ये समझो a प्लस बी है, ये a स्क्वायर, 2√x का स्क्वायर है 4x प्लस बी स्क्वायर, 3√y का स्क्वायर है 9y माइनस ए बी, ये 2 × 6√xy है, ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला है। बस यहां a की जगह क्या लिख दिया बच्चे? 2√x। बच्चों यहां b की जगह क्या लिख दिया है? 3√y। ये कॉन्सेप्ट बन गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि 2 × 6√xy। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ये 2√x का क्यूब, ये आपको पहचानना था, प्लस 3√y का होल क्यूब है। आप बोलोगे जी सर, इसलिए हमने सवाल दिया आपको, ठीक है, बटे एक्स वाई। ठीक, केवल इतना सवाल रेलवे के पेपर में आया था, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन मैंने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया। अब इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 2 का क्यूब 8। आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि √x का जो क्यूब होता है बच्चों, वो x√x होता है। तो 8x√x प्लस 3 का क्यूब 27y√y, ये सेम चीजें बेटा कट जाएगा, ये सेम चीजें हैं, कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1/6 बराबर, ये √xy से xy भी कट जाएगा, √xy से xy भी कट जाएगा, यानी कि √xy ये आ गया, √xy भी ये आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। ये 1 1 हटा देते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 36 बराबर आ जाएगा xy। ये आंसर है। लो जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलेंगे, अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 10। 4 मीटर लंबी एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे 20 मीटर लंबे एक ट्रक ट्रेलर ट्रक को 10 सेकंड के भीतर ओवरटेक करना चाहती है। कार को किस स्पीड से चलना चाहिए? आंसर दिए हुए मीटर पर सेकंड में। बढ़िया सवाल है, बेसिक सवाल है, हर बच्चे कर सकते हैं। देखिए ध्यान सुनेगा। मान लीजिए कि ये एक कार है, मान लो प्यारे दोस्तों ये कार है जो कुल 4 मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी है। ये चल रही है s मीटर पर सेकंड की स्पीड से, s मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये मैंने मान लिया। अब ये कार जो है एक 20 मीटर लंबे एक ट्रक को ओवरटेक करना चाहती है। ओवरटेक, आप ओवरटेक का मतलब समझते हैं? इस सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि सेम डायरेक्शन में अपोजिट। ओवरटेक का ही मतलब क्या होता है कि आप पीछे से आके अपने आगे चल रही जो है वाहन को पार कर जाएं। मेरे आगे मेरे दोस्तों एक ट्रक चल रहा है और मैं कार में हूं, मैं कार से पीछे से आऊंगा, ट्रक को क्रॉस करके आगे निकल गया, ये होता है ओवरटेक। यानी कि इनडायरेक्टली ये जो ट्रक है और ट्रक की ही सेम डायरेक्शन में पीछे से कार आ रही है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, जब मीटर पर सेकंड में ही निकालना है तो यहां पे ट्रक की स्पीड को मीटर पर सेकंड में ही कर लेते हैं। ट्रक किस स्पीड से चलता है? ट्रेलर ट्रक ऑफ लेंथ 20 मीटर ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। ट्रक चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर लेते हैं तो 18 दूनी 36, आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड ये ट्रक की स्पीड आ गई। इसको ओवरटेक करना है। सब बच्चों को पता है कि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस क्रॉस करेंगे? दोनों की लंबाई का सम, 4 + 20 24। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 - s2। कार को ओवरटेक करना है ट्रक को मेरे भाई, तो कार की स्पीड ज्यादा होगी, s - 10 इंटू कितने सेकंड में ओवरटेक करते? 10 सेकंड में, इंटू 10। तो 24 को 10 से डिवाइड कर देंगे 2.4 बराबर s - 10 आ जाएगा। ये 10 इधर आ जाएगा तो यानी कि 12.4। तो कार को 12.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आ जाइए, सवाल नंबर आपके सामने 11 करो बच्चों। sin 23 π/24 बराबर ये है। मेरे भाई कितना नया सवाल मैंने आप लोगों के लिए डाला है। sin 23 π/24 बड़ा मुश्किल है मेरे दोस्तों। 24 से एक कम है 23, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? sin π - π/24।
साइन पाई माइनस पाई बटे 24। ठीक है, 24 पाई में से पाई घटाएंगे 23 पाई बटे 24 हो जाएगा। सब बच्चों को पता है कि पाई का मान 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है। यानी कि आपको साइन पाई बटे 24 निकालना है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को 24 से भाग करूंगा तो 24 सत्ते 168 और 12 7.5 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल में कुछ नहीं करना था, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई आपको। और मैंने घुमा के इसको ऐसा लिख दिया। अब 7.5 डिग्री कैसा आएगा नहीं पता मुझे। 7.5 15 डिग्री तो पता है ना सबको। अब 15 डिग्री भी नहीं पता तो बेटा बेकार हो, फिर तैयारी छोड़ो आप। 15 डिग्री का आधा है 7.5, तो यहां पे मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो मेरे दोस्तों, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन इसमें दोनों आ रहे हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस में। सब बच्चे जानते हैं कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में भी होता है कॉस में भी होता है। और मुझे यही करना है, बस यहां थीटा की जगह आप लोग क्या कर दो, यहां थीटा की जगह 7.5 डिग्री रख दो। 7.5 डिग्री तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 7.5 डिग्री रखोगे तो 7.5 दूनी ये कॉस 15 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 15 डिग्री बटे 2। और कॉस 15 डिग्री मुझे पता है। देखो चाहे साइन 75 डिग्री हो या कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री ही कॉस 15 डिग्री के बराबर है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू याद रखो √3 + 1 बटे 2√2। √3 + 1 बटे 2√2 याद रखो। तो यहां मेरे दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहां पे PQR निकालना है। तो कॉस 75 डिग्री आप रखेंगे √3 + 1 बटे 2√2। √3 + 1 बटे 2√2 और पूरे बटे में 2। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2√2 माइनस √3 माइनस 1 और बटे 2√2 की 2 में गुणा करेंगे 4√2। ये आ जाएगा बच्चे, ये आ गया, ये आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा साफ सुथरा करके लिख देता हूं। अगर आप यहां पे एलसीएम लोगे मेरे प्यारे भाई तो देखिए 2√2 की 2 में गुणा हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 2√2 की 1 में 2√2 और माइनस की पूरे अंदर ब्रैकेट में गुणा -√3 -1। ऐसे ये साइन 7.5 डिग्री का मान है। केवल ये सवाल भी बन सकता है बच्चे, केवल ये सवाल भी। इसी तरीके से आप कॉस 7.5 डिग्री भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 + cos 2 थीटा बटे 2। अब अगर ये चीज सवाल में दी, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, कंपेयर बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड फॉर्म की है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के, क्योंकि नीचे मैंने देख लिया 4√r या नीचे बना 4√2, यानी कि r की जगह 2 लिखा हुआ है, ऊपर है 2√p, ये लिखा है 2√2 तो p की जगह मेरे भाई 2 लिखा हुआ है। -√q -1, क्यों की जगह क्या लिखा हुआ है, यहां पे 3 लिखा हुआ है, क्यों की जगह 3 लिखा हुआ है। तो ये PQR की वैल्यू आ गई, यहां रख देते हैं। p² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, क्यों आपका 3 है 4 प्लस क्यों आपका 3 है 3 का स्क्वायर 9 माइनस r आपका 2 है 2, तो 4 9 13, 13 - 2 11 सवाल का आंसर है 11। ठीक है, टफ सवाल है मेरे भाई, आसान सवाल नहीं है। देखिए 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। 17 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 17 से छोटा ही आएगा, यह आंसर है ही नहीं। और भाई इसका आंसर 0 ही होता है ऐसे सवालों का। प्रॉब्लम यह है कि यहां पावर इवन है, 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 इस तरीके से दिया हुआ है। पावर इवन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, 90 का मतलब होता है 45 दूनी 90, तो 3 की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे 3 की पावर 90 तो 90 को ऐसे लिखो 3 का स्क्वायर इसकी होल पावर 45। 3 का स्क्वायर ना होता है 9 की पावर 45। ऐसी 5 की पावर 90 का मतलब 5 का स्क्वायर 25 की पावर 45।
और ये बन गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। यहां पावर ऑड है, सब बच्चों को कौन से पता है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो ये हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए प्लस बी, हमेशा ए प्लस बी से भाग होगा। तो ये जो नंबर है ये हमें क्या है, 9 प्लस 25 से कटेगा। ये नंबर 9 प्लस 25 यानी कि 34 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर ये संख्या 34 से डिवाइड हो रही है तो 34 का बच्चा 17, 17 से भी डिवाइड होगा, पूरा शेषफल 0 आएगा। ये आंसर है। आइए सवाल नंबर है आपके सामने 13। एयरलाइन वाला सवाल मैंने डाला, कई दिनों से सोच रहा था। ऐसा कोई स्टेट एग्जाम नहीं, पटवारी पुलिस, जिसमें ये सवाल ना आया हो। एसएससी को छोड़कर कोई एग्जाम बचा नहीं है। आप खुद सोचो, वीडियो पॉज करो, खुद सोचो। एन एयरलाइंस हैज ए सर्टेन फ्री लगेज अलाउंस एंड चार्जेस फॉर एक्सेस लगेज एट ए फिक्स्ड रेट पर केजी। ध्यान सुनेगा, आप अगर फ्लाइट में जाओगे, हवाई जहाज में बैठ के, तो उसमें कुछ सामान फिक्स है, फ्री है, जो आप ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा वेट लिया तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा पर केजी के हिसाब से। ए एंड बी हैव 70 केजी ऑफ लगेज बिटवीन देम। ए और बी के पास 70 केजी सामान है। बिटवीन देम का मतलब दो लोग हैं, ए और बी, उनके पास टोटल 70 केजी सामान है। एंड आर चार्ज रुपी 1500 एंड 4500 रेस्पेक्टिवली फॉर एक्सेस लगेज। तो ए और बी के पास 70 किलो सामान है, उसमें से कुछ सामान तो फिक्स्ड है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा लगेज उनके पास बन रहा है एक लिमिट से ऊपर, उसके लिए उन्हें 1500 और 4500 रुपए पे किया है। हैड द एंटायर लगेज बिलोंग टू वन ऑफ देम। अगर पूरा सामान एक ही आदमी के पास होता तो एक्सेस लगेज का चार्ज वुड हैव बीन 13,500 रुपए होता। तो पूछा बी के पास कितना वजन है। हैंकर देखो मेरे दोस्तों, दो लोग हैं ए और बी, और सामान अगर इकट्ठे भी हो सकता है ए प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, आपको पता है कि यहां पर एक्स्ट्रा लगेज के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा पर केजी। ए ने एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज दिया है 1500 रुपए, बी ने 4500 रुपए। अगर सामान एक ही आदमी के पास होता तो एक्स्ट्रा लगेज का चार्ज होता 13,500 रुपए। तो आप इसका रेशियो ले लो, 1500 से कट रहा है, 15 कम 15, 15 तिया 45, 15 निम्मा 135, यानी कि 1:3:9। यानी कि इनके पास जो एक्स्ट्रा लगेज है, ए के पास और बी के पास, और अगर ये एक सिंगल आदमी होता इकट्ठा तो इनके पास एक्स्ट्रा लगेज का जो रेशियो है वो 1:3:9 है। पूछा बी के पास समान वजन क्या है, या टोटल वजन दोनों के पास 70 किलो है। देखो मेरे भाई, गजब चीज है दोस्त, ध्यान से सुनेगा। ये रेशियो हटा लेते हैं। अगर ए के पास 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगेज है, बी के पास 3 यूनिट, इनके पास 9 यूनिट। मैंने मान लिया कि जैसे एफ आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, तो ए के पास भी एफ होगा, बी के पास भी एफ होगा मेरे भाई, और इनके पास भी एफ होगा मेरे दोस्तों, फिक्स्ड फ्री वाला, अगर सिंगल आदमी होगा, और ये तो एक्स्ट्रा लगेज है। यानी कि मेरे भाई इन दोनों का जो टोटल है वो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। ये आना चाहिए 2F + 4 यूनिट बराबर आ जाएगा मेरे भाई F + 9 यूनिट। यानी कि यहां पे फिक्स्ड जो वो वजन है वो 5 यूनिट आ जाएगा मेरे दोस्तों। फिक्स्ड वैल्यू आपका 5 यूनिट आ गया प्यारे बच्चे। गजब सवाल, क्योंकि टोटल सामान तो मेरे भाई जो फ्री मिल रहा है प्लस जो एक्स्ट्रा चार्ज आप दे के जा रहे हो फ्लाइट में, वो टोटल तो सेम हो गया। टोटल F + F 2F + 4, यहां टोटल F + 9 सेम होना चाहिए। तो फिक्स लगेज आपका 5 आ गया। यानी कि अगर ये फिक्स लगेज आपका 5 है, सबको जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले जा सकते हो, ए के पास भी 5 यूनिट है, बी के पास भी 5 यूनिट है ना। दोनों अगर मेरे भाई जब सामान इकट्ठा हो जाएगा, दो लोगों का सामान एक ही आदमी ले जाएगा, तो भी फ्री 5 यूनिट ही रहेगा, बाकी सब एक्स्ट्रा लगेज हो जाएगा। ठीक है, तो बी के पास सामान है 5 और 3 8, टोटल सामान है 14, टोटल सामान है 9 और 5 14 यूनिट, टोटल सामान 14 यूनिट है। 14 की वैल्यू सवाल में 70 किलो है, 5 गुना
तो बी के पास जो सामान है, बी के पास है 3 और 5 8 यूनिट, तो 8 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, यानी कि 40 केजी आ जाएगा, 40 केजी। 40 केजी सामान बी के पास है, यह आंसर है। यानी कि ए के पास जो है 30 किलो होगा। गजब सवाल है, एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। सवाल नंबर 14, यदि एल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है तो पूछा है एल्फा प्लस 1, एल्फा प्लस 2, एल्फा प्लस 4 इंटू एल्फा प्लस 5 का मान क्या है। द्विघात समीकरण का एक नया सवाल हमने आप लोगों के लिए डाला, आपने ऐसा नहीं किया होगा। एल्फा इस इक्वेशन का एक रूट, एक मूल है। अगर एल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर मैं एक्स की जगह एल्फा रख दूं तो एल्फा स्क्वायर प्लस 6 एल्फा प्लस 10 बराबर 0 होगा, ये होगा। अब यहां से एल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो इट विल बी वेरी हेक्टिक, पर यहां रखूं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ये पता है और ये पूछा है, बताओ कैसे आएगा। सोचो, सोच पाए क्या आप? सोचो जरा मेरे भाई। एल्फा स्क्वायर प्लस 6 एल्फा मुझे पता है, यहां से माइनस का 10, एल्फा स्क्वायर प्लस 6 एल्फा माइनस का 10। ये बनाने की कोशिश करो, कैसे बनेगा, एल्फा नहीं निकालना। अरे भाई दिख नहीं रहा क्या? 1 और 5 6 होता है और 2 और 4 6 होता है। आप इनकी गुणा कर लो और इनकी गुणा कर लो, ये बहुत से सवाल बन सकते हैं अलजेब्रा में, जिसे बोलते हैं भिड़ाना। एल्फा प्लस 1 की एल्फा प्लस 5 में गुणा करो, एल्फा स्क्वायर प्लस 5 एल्फा प्लस एल्फा 6 एल्फा प्लस 5 एकम 5, ये आ गया मेरे भाई। बोलो बात आई समझ में? मल्टीप्लाई, इनकी गुणा करो, एल्फा प्लस 2 के एल्फा प्लस 4 में एल्फा स्क्वायर प्लस 4 एल्फा प्लस 2 एल्फा 6 एल्फा प्लस 2 चौक 8। आप बताइए बच्चे, कभी किया था आपने ऐसा सवाल? एक एक सवाल नहीं सिखा रहा मैं आपको, वो चीजें बता रहा हूं जो आपने कभी देखी नहीं। आपको पता था कि 7.5 डिग्री का मान कैसे निकालते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, आज सीख गए। जिंदगी में कभी भी आप उड़ उड़ के निकालोगे, हमेशा हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा है। ये लगेज वाला सामान कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? ठीक है, ये देखिए नया कॉन्सेप्ट है, सब नया कॉन्सेप्ट है। डबल थेल्स थ्योरम में कैसे लगाना है, ठीक है जी। इससे बढ़िया मॉक है नहीं मेरे भाई। ऐसी थोड़ा बन जाता है कि 2 लड़के लगा दे, लड़कों में इतनी कैपेबिलिटी थोड़ना है सोचने की जो हम सोच सकते हैं। एल्फा स्क्वायर प्लस 6 एल्फा माइनस 10 है, तो माइनस 10 रख दो, ये माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा। माइनस 10 प्लस 5 माइनस का 5, माइनस 10 प्लस 8 माइनस का 2, गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर है यहां पर ये 10, पहला ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलेंगे, जल्दी से करेंगे। बी और सी मिलकर एक काम पूरा करने में एबीसी द्वारा लिए गए समय से 33 सही 1/3% अधिक समय लेते हैं। सी को कुल 1750 रुपए में से 700 रुपए मिलते हैं। ए और बी तीनों को मिलकर ए और बी मिलकर तीनों को मिलाकर काम करने वाले लगने वाले समय से 24 दिन अधिक समय लेते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ओके, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें तो यहां से सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ये भी मेरे दोस्तों टफ सवाल दिख रहा है, देखिए ध्यान सुनेगा। पहली लाइन पढ़ो। पहली लाइन में बोला है बी और सी मिलकर किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 33 सही 1/3% ज्यादा समय लेते हैं। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 3 दिन लेते हैं तो बी प्लस सी 4 दिन लेते हैं। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो 4 3, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा 3:4। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा रिवर्स 3:4। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगली लाइन, सी को कुल 1750 रुपए में 700 रुपए मिलते हैं। एक बात पता है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, यानी कि एफिशिएंसी के रेशियो में पैसा बांटा जाता है। अगर तीनों लोगों को टोटल काम के 1750 रुपए मिलते हैं तीनों लोगों को, तो उसमें से सी को 700 रुपए मिले, यानी कि सी ने 700 रुपए लायक काम किया होगा। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा भाई? 175 चौका 700 होता है, 4:10, 2 से कट गया 2:5, ये आ गया 2:5 आ गया मेरे भाई। ये भी एफिशिएंसी का रेशियो है, 2 रेशियो यहां पे अलग अलग बन गया।
अब पहले इन दोनों रेशियो को अपन लोग क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। ऐसा सवाल भी आपने टाइम एंड वर्क का आज तक किया नहीं होगा। ठीक है जी, यहां a प्लस बी प्लस सी की 4 है, यहां 5 है, तो 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। 4 और 5 का एलसीएम मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, 20 होता है। तो मैं यहां पे 20 बना लेता हूं। 20 बनाने के लिए 5 से गुणा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये आ गया 15 20। यहां देखिए, यहां 20 बनाने के 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आ गया 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 20 है, सी की एफिशिएंसी 8 है, बी प्लस सी की 15 है। भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15। बी प्लस सी की 15 है तो बी की 7 है, 8 7 15। ए की 5 है, 5 7 12 8 20 से तीनों लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5 7 8, तीनों लोगों की। अब जो मर्जी वो निकाल लो जो आपसे पूछा जाए, लेकिन सवाल में एक और परेशानी है। सवाल में यह भी बोला गया है सी अकेला काम कितने दिन में करेगा अगर ए और बी 24 दिन ज्यादा समय लेते हैं तीनों से। यानी कि सवाल में दिन भी नहीं बताए किसी आदमी के, किसी आदमी के एग्जैक्ट दिन पता होते तो भी सवाल सॉल्व हो जाता। ए और बी तीनों लोगों से 24 दिन ज्यादा लेते हैं। आप बताओ यहां पे ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। ए और बी की एफिशिएंसी है ए प्लस बी की 12, 5 7 12, 5 7 12। तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, तीनों लोगों की एफिशिएंसी है 20। यानी कि इनकी एफिशिएंसी ए प्लस बी की और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3:5 एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो उल्टा आ जाएगा, 5:3। समय का रेशियो आ गया 5:3। यानी कि अगर मेरे भाई तीनों लोग 3 यूनिट समय लेते हैं तो ए और बी 5 यूनिट समय लेते हैं। ए और बी 2 यूनिट समय ज्यादा लेते हैं। ए और बी तीनों लोगों से 2 यूनिट समय ज्यादा लेते हैं, जबकि ए और बी तीनों लोगों से कितना, 24 दिन ज्यादा लेते हैं। 2 की वैल्यू 24 दिन है, 12 गुना। आप कुछ भी निकाल लो मेरे भाई, चाह ये निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना समय लेते हैं, 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 12 गुना 36 दिन आ जाएगा। तो मैंने पता लगा लिया, एफिशिएंसी के रेशियो को उल्टा कर दिया, क्या आ गया, टाइम का रेशियो। ठीक है, 2 का डिफरेंस, 2 की वैल्यू 24 यूनिट है तो ए प्लस बी प्लस सी 3 यूनिट समय लेंगे, 36 यूनिट। टोटल वर्क निकाल लो भाई, तीनों लोगों की एफिशिएंसी 20 है, तीनों लोगों की एफिशिएंसी 20 है, तीनों लोग मिलकर पूरा काम 36 दिन में करते हैं। ये टोटल वर्क आ गया। इसी काम को अगर सी करेगा तो सी करेगा मेरे भाई 8 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 720/8 90 दिन में। तो सी अकेले काम 90 दिन में करेगा। आंसर है बेटा, कई मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगा दिए हमने। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 16 करो। एक एग्जाम में 35% क्वांट में और 42% वर्बल में फेल हुए। ठीक है, 14% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। अगर 222 दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं तो कितने स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए उपस्थित हुए। देखो एग्जाम देने के लिए आए 100%। सवाल में यह दिया है कि 222 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने बच्चे, पास इन बोथ सब्जेक्ट्स कितने परसेंट बच्चे हैं, यह निकालना पड़ेगा। सवाल में यह दिया हुआ है। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर। देखो मेरे भाई, 35% तो ऐसे हैं जो क्वांट में फेल हुए हैं, 42% ऐसे हैं जो वर्बल में फेल हो गए, 42%। तो इनको मैं जोड़ देता हूं, लेकिन 14% ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, इसको घटा देंगे। ये उन बच्चों की संख्या आ गई मेरे भाई, ये आ गया मेरे भाई 35% जो क्वांट में फेल हुए हैं, 42% जो वर्बल में फेल हुए, 14% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये उन बच्चों की संख्या आ गई जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। फेल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो फेल हुए हैं। या तो ये क्वांट में फेल हुए हैं, या वर्बल में फेल हुए, या दोनों में फेल हुए मेरे भाई। ठीक है, ये क्वांट में फेल होने वाले, ये वर्बल में फेल होने वाले, ये ओवरलैप करता है, तो इसलिए इसको घटाना पड़ता है। तो 35 और 42 77 -14
63% आ जाएगा ये है, ठीक है क्या? तो 63% मेरे प्यारे भी ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल जरूर हैं। 63% बिल्कुल नाम डुबा रखें, कहीं ना कहीं फेल जरूर हो रहे हैं। तो 100 में से 63 घटा दीजिए, तो बाकी के 37% बच्चे ऐसे जो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 222। 37% के लिए 222 से साफ साफ 6 गुना है, तो 100% की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 6 गुना आ जाएगी। 600 बच्चे टोटल है, ये आंसर है। लो जी, बी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल डाला आपके लिए, बताइए। दो परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी और सी डी पी पर मिलती हैं मेरे भाई सर्कल के अंदर इस प्रकार। एपी 6 है, पीबी 4 है, डीपी 3 है। सर्कल का एरिया क्या है? एरिया निकालना है, यानी कि सर्कल की रेडियस पता करनी होगी। यह डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल जो काफी लंबे समय से आया नहीं है ना। टीसीएस तो बहुत हल्के हल्के फॉर्मूले पे सवाल पूछता था। मान लीजिए कि जैसे सर्कल की दो कॉर्ड हैं, ये सर्कल की दो जीवाएं हो गई, ये सर्कल की दो कॉर्ड हैं जो यहां काट रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर। ए बी और सी डी, एपी 6 है, पीबी 4 है, ये आ गया ए बी, ठीक है। सी डी ऐसे ले लेता हूं मैं, सी डी। ये सर्कल की दो जीवाएं हैं प्यारे दोस्तों जो एक दूसरे को यहां 90 डिग्री के एंगल पर काट रही हैं। सवाल बोला एपी 6 है, पीबी 4 है, डीपी आपका 3 है। तो आप पी से सी तक की लंबाई निकाल सकते हैं। जब सर्कल की दो जीवाएं एक दूसरे को काटेंगी तो इनका लंबाई का प्रोडक्ट सेम होगा ना। ये भाई 6 चौक 24, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। 6 चौक 24, 3 की 8 में गुणा करूंगा 24, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 आ जाएगा। बोलो हाँ, आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो आपको यहां पे सर्कल की रेडियस निकालना है। तो सर्कल की रेडियस निकालने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर सर्कल के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, तो जो चारों लेंथ सेगमेंट है मेरे प्यारे भाई जीवाओं के, ध्यान रखना 90 डिग्री के एंगल पर ही काटनी चाहिए। इनके स्क्वायर को जोड़ के मेरे प्यारे दोस्तों आपको आधा करना है, अंडर रूट लेना है पहले तो। यानी कि 6 का ये 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और पूरा बटा में 2। ये सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होगा। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 25, और ये तो आपका 100 हो गया, यानी कि रूट 125/2 ये आ गया। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये आंसर है। सर्कल का एरिया पूछा है ना, तो पाई रूट 125/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 125/4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ए ऑप्शन ठीक है। आगे चल लूं मैं, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18। 15 आदमियों में से पहले 14 आदमियों का एवरेज वजन 80 किलोग्राम है। 15वें आदमी का वजन सभी 15 लोगों के एवरेज वजन से 42 किलोग्राम ज्यादा है। 15वें आदमी का वजन किलो में ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। देखो ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, सवाल डेविएशन से भी हो जाएगा। 15 लोग हैं, टोटल 15 लोग हैं। 15 लोगों में से जो पहले 14 लोग हैं उनका एवरेज वजन है 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम एवरेज है, ठीक है। और जो 15वां आदमी है, 15th पर्सन जो है, जो 15वां पर्सन है, ठीक है जी, सवाल में बोला इसका वजन सभी 15 लोगों के एवरेज वजन से 42 किलो ज्यादा है। अगर मान लो सभी लोगों का एवरेज वजन 1 किलो है, तो 15वें आदमी का जो वजन है वो ए से 42 किलो ज्यादा है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनेगा, सभी लोगों का एवरेज वजन ए है, इन लोगों का भी सभी का वजन 80 किलो है। 15वें आदमी का वजन ए से 42 ज्यादा है। ध्यान सुनेगा, अगर मैं ये 42 हटा के, ये 42 किलो वजन हटा के इन 14 लोगों को दे दूं,
ये 42 किलो वजन मेरे दोस्तों हटा के मैं इन 14 लोगों में बराबर बराबर बांट दूं तो इन लोगों का एवरेज 3 किलो बढ़ जाएगा, इनका एवरेज वजन हो जाएगा 83 केजी, 83 केजी हो जाएगा। अब आप खुद सोचो मेरे प्यारे भाई, इन 14 लोगों का एवरेज वजन 83 किलो है, इस 15वें आदमी का एवरेज वजन भी 1 किलो है, पूरे ग्रुप का एवरेज वजन भी 1 किलो है, यानी कि ये भी ए होना चाहिए भाई, इनका एवरेज ए होगा, इसका भी वजन ए है, तो पूरे ग्रुप का भी ए आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू ही 83 है, ए की वैल्यू 83 आ गई, यानी कि पूरे ग्रुप का औसत वजन 83 किलो आ गया अगर पूरे ग्रुप का पूछा होता। लेकिन पूछा 15 आदमी का वजन, 15 आदमी का जो वजन है वो पूरे ग्रुप के एवरेज वेट से 42 किलोग्राम ज्यादा है, यानी कि आ जाएगा 125 किलो। 15वें आदमी का वजन 125 केजी होगा। लो, पहला ऑप्शन ठीक है। आ जाइए, सवाल है आपके सामने यहां पर 19 है। बताओ, ऋषिका 52 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और पहले की दूरी को दुगनी दूरी 39 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आ जाती है। एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी की 56 किलोमीटर पर आवर है, तो पूछा है वापसी की जर्नी के लिए उसकी स्पीड कितनी है, वापसी की जर्नी के लिए स्पीड क्या है, यह सवाल है। समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्त, बहुत जबरदस्त सवाल। मान लीजिए मेरे भाई, ये ध्यान से सुनेगा, ये पॉइंट है ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया मेरे दोस्तों यहां पे सी। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। ऋषिका पहले 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सर्टेन डिस्टेंस जाती है, फिर डबल डिस्टेंस जाते 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते डबल डिस्टेंस, यानी कि अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो ये डिस्टेंस डबल है 2 यूनिट। फिर उसी रास्ते से वापस आते हैं, यही पूछा कि किस स्पीड से वापस आते हैं। सेम रास्ते से वापस आते तो मैंने मान लिया कि s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आपको दी हुई है, पूरी जर्नी की औसत स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, तो पूछा यह है वापसी यात्रा के लिए चाल। यह सवाल मैं अपनी मर्जी से नहीं बना के दे रहा, यह सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पूछा हुआ है। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का गूगल पे सर्च करो, आ जाएगा सवाल। आपको करना पड़ेगा, जब एनटीपीसी में आ रहा है तो एसएससी वाले ना करेंगे, करना पड़ेगा, मजबूरी है। कैसे करोगे ये बता दो तुम मुझे, कैसे करोगे? ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो यहां पे पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड दी हुई है, तो आप ये एस पूछा ना, टाइम को बराबर कर दो बेटा। एक तरीका दिमाग में आ रहा है, टाइम को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहां पे अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम निकाल लोगे। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड दिया, पूरी जर्नी का टाइम निकाल लोगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस दिया नहीं है, डिस्टेंस कुछ मानना पड़ेगा। डिस्टेंस को ऐसा नंबर मान लो जो स्पीड से आसानी से कट जाए, डिस्टेंस को ऐसा नंबर मान लो। तो देखिए जैसे 52 और 39, 52 का मतलब 13 चौका 52, 39 का मतलब 13 तिया 39, तो क्या मान लें, 13 चौका 52 तिया 156, 156 इसे मान लेते हैं कि भाई 156 किलोमीटर है, पूरे को 156 से गुणा कर लो। मान लेते हैं मेरे भाई 156 किलोमीटर है, और ये दुगना है, दुगनी डिस्टेंस है, 156 का दुगना ये 312 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, अब सवाल सॉल्व हो जाएगा भाई। आप 156 किलोमीटर गए 52 की चाल से, कितना समय लगेगा? 3 घंटे। 156 बटे 52 3 घंटे। फिर आप गए 312 किलोमीटर 39 की स्पीड से, कितना समय लगेगा मेरे भाई? 8 घंटे। 312 बटे 39, 8 घंटे। फिर वापस आए, वापस कितना है टोटल डिस्टेंस? 156 प्लस 312, 156 प्लस 312 आ जाएगा भाई 468 किलोमीटर। 468 किलोमीटर आप वापस आए, s किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना समय लगा, बराबर। पूरी जर्नी देखो, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड दे रखी, पूरी जर्नी कितने किलोमीटर की है? 468 किलोमीटर जाना ए से सी तक और 468 किलोमीटर आना, तो पूरी जर्नी है 2 गुणा 468 किलोमीटर की।
और पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। तो पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा होगा बटे 56। ये पूरी जर्नी का टाइम है, पूरी जर्नी की डिस्टेंस को पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड से डिवाइड कर दिया, ये टोटल हो गया। ठीक है, देखो 2 से चला जाएगा 28 बार और 4 से चला जाएगा भाई 117 बटे 4 7, ये आ जाएगा। तो 468 बटे एस बराबर 117 बटे 7 माइनस ये 3 8 11 इधर, तो 468 बाई एस बराबर, तगड़ा सवाल है, 11 सत्ते 77, 117 में से 77 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, 40 बटे 7 आ गया, 40/7। मेरा सवाल तो यहां पे निपट लेता अगर, क्योंकि अगर मैं इसको 40 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 11.7, 11 चौक 44 और 11.7 आ गया। 40 से काटूंगा, 7 से गुणा कर देंगे, 11 सत्ते 77 और 4.9, 77 में 4.9 जोड़ेंगे 81.9, ये एस का मान है 81.9। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, लेकिन दिमाग लगाना था, तोते से उड़ गए होंगे बालकों के। सवाल नंबर 20, ऐसी दो संख्याएं हैं जैसे ए बड़ा है बी, अच्छा ए और बी दो संख्या जिसमें ए बड़ा है, ए और बी का एचसीएफ एच है, ए और बी का एलसीएम आई है। बच्चे आई दिया हुआ, ये आई है, ठीक है, आई। ए माइनस बी और बी का एलसीएम क्या है? ओहो हो, ये सवाल एसएससी जीडी 2021 का है। जिस बच्चे ने इस सवाल कमेंट में करके बताया, मुझे सबसे पहले उसको 2-2 रुपए पेटीएम करूंगा। भाई मजा, जिंदगी का आनंद ही सवाल लगाने में भैया, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट जानो मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट। अगर दो संख्याओं का ए और बी का एचसीएफ एच है, तो ये जो एचसीएफ है संख्याओं का भी फैक्टर होगा, संख्याओं के मेरे प्यारे में डिफरेंस का भी फैक्टर होगा, संख्याओं के सम का भी फैक्टर होगा, संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होगा। अगर दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ एच है, तो ये एचसीएफ दोनों, जैसे यहां पे एक संख्या ए माइनस बी कर दी, बी कर दी, तो ये जो एचसीएफ एच है ये संख्याओं ए माइनस बी का भी फैक्टर होगा, और मेरे भाई ये जो एचसीएफ है बी का भी फैक्टर है, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ भी एच ही होगा मेरे भाई। इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एच ही आएगा, यही लॉजिक है। अगर आपको दो संख्याएं दे रखी है मेरे भाई, मान लीजिए कि 33 और 77 है, इनका एचसीएफ है 11, तो मेरे भाई इन संख्याओं का डिफरेंस आएगा 44, 44 का भी फैक्टर होगा 11, 44 का, 33 का, 77 का, सबका एचसीएफ 11 होगा, 44 33 77 सबका एचसीएफ 11 होगा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही मेरे प्यारे भाई कि यहां पे दोनों संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर एच होगा, संख्या बी का भी फैक्टर एच है, तो दो संख्याओं का मुझे एचसीएफ पता चलेगा, मेरा सवाल यहीं से सॉल्व होता है। हमें लेकिन पूछा था एलसीएम, एलसीएम डायरेक्ट नहीं आ सकता, एचसीएफ आ जाएगा मेरे भाई। एक संख्या आपकी ए माइनस बी है, दूसरी संख्या बी है, दो संख्याओं की गुणा हमेशा इन दो संख्याओं के एचसीएफ और इन दो संख्याओं के एलसीएम के गुणा के बराबर होती है। दो संख्याओं की गुणा बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? एच आएगा नीचे, ए माइनस बी गुणा बी बटे एच, ये आंसर है। देख लो सवाल आप, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 21, किसी सर्कल जिसका सेंटर ओ है, कॉर्ड ए बी एक पॉइंट पी तक बढ़ाई गई है और सी वृत्त पर इस प्रकार है कि पीसी वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये देखिए मेरे भाई, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। कॉर्ड ए बी को आगे बढ़ाया गया है सी तक, इस प्रकार से मेरे भाई कि ये टेंजेंट है, पी तक बढ़ाया गया, सॉरी, ये सर्कल है मेरे भाई, ये सर्कल की कॉर्ड है, जीवा है ए बी, ए बी को आगे बढ़ाया गया यहां पॉइंट पी तक, और पॉइंट पी से सर्कल की टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची गई है पीसी, ये टेंजेंट है। मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई होगी।
सवाल बोला ए बी 4.9, बीपी 6.3, ओपी 14। ओपी, ये ओपी वाली लेंथ भी दी हुई है, ये ओपी वाली लेंथ भी आपको सवाल में दी हुई है। ठीक है जी, ओके। तो आपसे पूछा है सर्कल का पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर बताना यानी कि सर्कल की रेडियस निकालनी है। इतनी भयंकर कैलकुलेशन यहां पे दे रखी है मेरे भाई, जब ऐसी चीजें आपको परेशान करें। आज कैलकुलेशन का भी एक तरीका खोल देता हूं। इस सारी संख्याएं 7 से कट रही हैं, 7 से, तो पूरे डाटा को दशमलव भी ना 0.7 से डिवाइड हो रहा, 0.7 से डिवाइड कर लो पूरा डाटा। 0.7 से 7 सत्ते 49, 7 नाम 63, 0.7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूनी 14, 20 आ जाएगा, 20। अब आप इस पे कैलकुलेशन कर लो मेरे भाई, यानी कि आपका ए बी 7 है, ठीक है, बीपी 9 है और ओपी 20 है। आपको बताना है सर्कल का पेरीमीटर, तो पहले रेडियस निकालना होगा। आप ये बात जानते कि सर्कल के बाहर से, बेस्ट तरीका बता रहा हूं, ये सर्कल के बाहर से सीकेंट है और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट की लंबाई कितनी आ जाएगी? टेंजेंट पीसी का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई? पहले छोटी छलांग, छोटी छलांग 9, फिर पूरी छलांग मेरे भाई 9 और 7 16, यानी कि 9 गुणा 16, यानी कि पीसी की लंबाई आ जाएगी आपकी 12। तो ये आपका 12 आ गया, 12। हमेशा ऐसे ही करिए, हमेशा ऐसे ही करिए, पहले टेंजेंट निकालो। क्यों? कि अगर आप इसको मिला दोगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ओसीपी। 90 डिग्री के सामने 20 है, मैंने काटा था, ये 12 है, तो क्या आ जाएगा? रेडियस 16। ठीक है, ये 12 16 20 ट्रिपलेट बन गया, ट्रिपलेट। तो सर्कल की रेडियस आ गई बच्चे यहां पे 16। लेकिन क्या ये सही आंसर है? नहीं बेटा, ये सही नहीं है। हमने अपनी जो है सही आंसर निकालने के लिए, मतलब जल्दी आंसर निकालने के लिए, इस पूरे डाटा को 0.7 से डिवाइड कर लिया था। अब जो उधार लिया है वो लौटाना भी पड़ेगा, पूरे को 0.7 से गुणा भी करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा। ये सर्कल की रेडियस आ गई 16 सत्ते 112, 11.2 सेंटीमीटर। रेडियस पूछता, आंसर आ जाता 11.2। पूरी दुनिया में कोई और तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे। आपसे पूछा पेरीमीटर, इसको 7 गुणा, ऐसे ही तो लिख सकते हैं 7 गुणा 1.6 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर क्यों? कि हमें यहां पे पेरीमीटर पूछा और मुझे पता अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, ध्यान से मैं नहीं लगाता फॉर्मूला, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर 44 होता है, एरिया 154। पेरीमीटर रेडियस 7 है, पेरीमीटर 44 होगा। यहां 7 की 1.6 से गुणा है, तो पेरीमीटर की भी 1.6 से गुणा हो जाएगी। 64 और 6.4, 70.4 सेंटीमीटर आंसर है। गजब प्रश्न, जितना गजब सवाल है उससे ज्यादा बेहतरीन तरीका है करने का। 22वां सवाल देखिए, अजय और सूरज एक बगीचे में 45 मिनट और 40 मिनट में पानी दे सकते हैं। अजय और सूरज, अजय 45 मिनट में बगीचे में पानी लगा सकता है, सूरज 40 मिनट में। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद अजय क्रिकेट मैच देखने चला गया। सूरज ने अगले 23 मिनट में जल्दी से काम खत्म किया और अजय के साथ जुड़ गया। हैं? अजय कितने मिनट बाद गया था? ओके ओके, अजय कितने मिनट बाद गया था, ये सवाल है। बहुत बढ़िया। देखिए, दो लोग हैं, अजय और सूरज। डाटा भी बहुत आसान है, एलसीएम वाला मेथड भी, फ्रैक्शन वाला मेथड भी है। ये करा देता हूं एलसीएम। 45 मिनट, अजय 45 मिनट में और ये 40 मिनट में, 45 40 का एलसीएम 360 आ गया बच्चों। ये टोटल वर्क आ गया एलसीएम, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8 और 40 निम्मा 360, सूरज की एफिशिएंसी आ जाएगी 9। ध्यान सुनेगा मेरे भाई, सवाल ये है यहां पर कि दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। स्टार्टिंग में अजय सूरज दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, बगीचे में दोनों पानी लगा रहे हैं, यही सवाल है ना? ठीक है, लेकिन मैच आ गया भैया इंडिया पाकिस्तान का। अजय क्रिकेट मैच देखने चला गया, कुछ समय बाद अजय क्रिकेट मैच देखने चला गया, तो बचा काम सूरज ने अकेले किया। यह काम, बचा काम सूरज ने अकेले किया 23 मिनट में। 23 मिनट में अकेले किया है। 23 मिनट में काम करके जल्दी से खत्म करके भी सूरज भी अजय के साथ मैच देखने लग गया। अजय कितने मिनट बाद गया था, यानी कि ये पूछा कि अजय कितने मिनट बाद गया था, ये टाइम आपसे पूछा है। ठीक है जी, अब बताओ
सूरज 1 मिनट में 9 यूनिट काम करता है, तो सूरज ने 23 मिनट में कितना काम किया होगा? 23 निम्मा 207 यूनिट। 207 यूनिट काम सूरज ने किया। टोटल काम 360 है। 360 में से 207 यूनिट काम अगर अकेले सूरज ने किया है तो बचा कितना? 153। 153 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर किया होगा। अजय सूरज ने, आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों लोग मिलकर उसमें मिनट में कितना काम करते हैं? 17 यूनिट। 17 यूनिट काम करते हैं 1 मिनट में। तो 153 यूनिट काम कितने देर में करेंगे? 9 मिनट में। यानी कि अजय सूरज दोनों ने साथ में मिलकर 9 मिनट तक काम किया है। 9 मिनट बाद अजय छोड़ के गया था मैच देखने, ये आंसर आ गया। आगे चलेगा सवाल नंबर 23। देखो यहां हर सवाल को मैंने प्लस लेवल रखा, क्योंकि मैं जो है एक मॉक टेस्ट से ज्यादा मैं आपको 25 बेस्ट सवाल दिखाना चाहता हूं, जो जिनसे आप हर एक सवाल से कुछ नया सीख के जाएं, जो आपको और कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। वो यही मिलेगा मेरे भाई, ठीक है ना? क्योंकि हमारी जितनी मेहनत करने को कोई आदमी राजी थोड़ना है। एक संख्या को 18 से भाग देने पर 7 शेषफल आता है। उसी संख्या को 12 से भाग देने पर n शेषफल आता है। n के कितने मान हो सकते हैं? बहुत बढ़िया। एक संख्या को 18 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आता है। देखो संख्या क्या होगी? किसी भी देखो 18 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर 18 से कट जाएगा, 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी कि +7। ये एक ऐसा नंबर है, इस नंबर को आप 18 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। ये नंबर 18 के 18 से कट जाएगा, +7 रिमाइंडर बचेगा हर बार। के कुड बी एनीथिंग, के का मान कुछ भी हो सकता है, के कुड बी एनीथिंग। अगर इसी संख्या को 12 से डिवाइड किया जाए, 12 से डिवाइड किया जाए, 12 से डिवाइड किया जाए, 12 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई? के कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर मैंने के का मान 1 ले लिया, तो 18 7 19, 19 को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 7 आएगा। मैंने के का मान 2 ले लिया, तो 18 दूनी 36, के का मान, सॉरी के का मान मैंने 1 लिया, 18 7 25 आएगा ना। सॉरी क्या कर रहे हैं? के का मान अगर 1 लेंगे तो 18 का 18 7 25, 25 को 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, रिमाइंडर 1 आएगा। अब के का मान 2 लेंगे तो 18 दूनी 36, देखो 18 दूनी 36 हो गया। 36 + 7 को 12 से भाग देंगे तो 12 से कट ही गया, तो रिमाइंडर फिर 7 आ जाएगा। ये ठीक है। अगर मैं के का मान मान लीजिए 3 लेता हूं, तो नंबर हो जाएगा 18 × 54 + 7 61, 61 को 12 से भाग देंगे, 12 × 5 60, एक रिमाइंडर आएगा। फिर मैं के का मान 4 लेता हूं, 4 तो 18 चौक 72 + 7, इसको 12 से भाग दूंगा तो 12 × 72 कट ही जाएगा, रिमाइंडर फिर 7 आएगा। यानी कि कुछ भी करता रहूं, मेरे को रिमाइंडर एक साथ ही मिल सकता है। तो n के कितने मान हो सकते हैं? 2 ही मान आएंगे, या तो 1 आएगा रिमाइंडर या 7 आएगा। ये हिट एंड ट्रायल वाला सवाल था प्यारे बच्चे। सवाल नंबर 24। यदि x एक पॉजिटिव नंबर है, इस प्रकार से x एक पॉजिटिव नंबर है ये वाला, तो x - √x - 1923 क्या होगा? बताइए बच्चों, इसका क्या आंसर है? ये अलजेब्रा का बढ़िया सवाल है, काफी सारे मॉक टेस्ट में भी दिखाई देता है। ये सवाल आप तभी कर पाओगे भाई जब आपने ये सवाल एक बार पहले से किया हो। सीधा एग्जाम में आपको क्लिक कर जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे भाई। एक्चुअली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए x - √x, ये चाहिए, अपने आप हो जाएगा। ये x √x -2018 √x है। 2018 √x का मतलब होता है, इस देखो ये 2017 है, ये 2018 है। इस 2018 को ब्रेक कर लो, इस 2018 को ब्रेक कर लो। मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का √x माइनस का 2017 √x, ये ब्रेक कर लिया मैंने, बराबर 2017। ये लॉजिक है, और ये लॉजिक एग्जाम में आपको तभी क्लियर होगा जब आप इस तरह का सवाल बना चुके होंगे। तो ये आ गया x √x - √x, यानी कि यहां से x कॉमन, ब्रैकेट में √x - 1, ये माइनस का 2017 उधर चला जाएगा,
तो 2017 रूट एक्स प्लस 2017 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये जब लेफ्ट साइड में राइट साइड में चलाएगा जुड़ जाएगा। 2017 कॉमन आ गया, 2017 कॉमन लेंगे तो 2017 इंटू रूट एक्स प्लस 1 ये आ गया। नहीं, यहां पे हमने गड़बड़ कर दी भाई। क्या गड़बड़ कर दी? एक्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स में रूट एक्स कॉमन आएगा ना, जल्दबाजी में देखा नहीं, तो ये एक्स माइनस 1 होगा। रूट एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 होगा। अब ठीक है, यहां 2017 कॉमन आ जाएगा, रूट एक्स प्लस 1। अब बताइए प्यारे बच्चे, सवाल में बोला कि एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि एक्स 0 से बड़ा है। क्या इसको देख के आपके दिमाग में कुछ घंटी बज रही है क्या? भाई साहब, ये जो x माइनस 1 है क्या है? x का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1। बात समझिए, आप बोलोगे यस सर, बराबर 2017 इंटू रूट एक्स प्लस 1। बोलो यस और नो, आप बोलोगे यस सर। ये एक्स, यही लॉजिक था कि एक्स का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर लिख, ए रूट एक्स का स्क्वायर लिख दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये दोनों तरफ से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? कि दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी कि एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव पॉजिटिव कट जाएगा। अगर अंदर गुणा करें रूट एक्स की रूट एक्स में एक्स माइनस रूट एक्स की 1 में रूट एक्स बराबर 2017, और यही मुझे निकालना था। तो लॉजिक क्लियर हो गया मेरे भाई कि यहां ब्रेक करना होता है। x माइनस रूट एक्स 2017 आ गया, और 2017 में से अगर मैं 1923 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे भाई? 4, और 11 में से 94 आ जाएगा मेरे भाई। 94 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के मॉक टेस्ट का, आखिरी सवाल, सवाल नंबर 25, प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का। एक थैले में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल हैं। एक सेकंड बैग में 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल हैं। 1 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक बैग रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है, बॉल सिलेक्ट नहीं कर रहे, 2 थैले अलग अलग। 2 थैलों में से आप पहले एक थैला सिलेक्ट करते हो। इफ फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन, इस सिलेक्टेड थैले में से एक बॉल निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? क्या प्रायिकता होगी कि जो हमने बॉल निकाली है वो लाल कलर की है? एक देखो, आपने इस तरह के सवाल किए होंगे, सबने किए, पर मैंने एक लेवल आगे बढ़ा दिया। जैसे हमारे पास 2 थैले, फर्स्ट और सेकंड। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा। पर भाई पहले थैले में 4 रेड प्लस 3 ब्लैक बॉल हैं। दूसरे थैले में 2 रेड, ठीक है जी, और 3 ब्लैक बॉल है। दूसरे थैले में 2 रेड है प्लस 3 ब्लैक बॉल है। अब हमने एक थैला सिलेक्ट किया, फिर उसमें से रेड बॉल निकाली। रेड एक थैला सिलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाली, उस बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बार बताइए, मैं फर्स्ट या सेकंड कोई भी बैग चूज कर सकता हूं, दोनों में ही रेड बॉल है। पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। पहले बैग को, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि 2 बैग में से आप कोई भी उठाओगे 50% चांस है। दूसरे बैग को सिलेक्ट करने की मेरे दोस्तों प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 हो जाएगी। जब मैंने पहला बैग सिलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाली, उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले बैग में 4 रेड बॉल हैं, जबकि टोटल बॉल हैं 7। यानी कि पहले बैग में एक बॉल निकालेंगे तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/7। दूसरे बैग में से अगर मैंने मान ली दूसरा बैग सिलेक्ट किया, तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड कितनी बॉल है? दूसरे बैग में 2 बॉल रेड हैं, टोटल बॉल कितनी है? 2 और 3 5। तो सेकंड बैग में से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5। ये बात आपको समझ में आ गई? और हमने पहले एक बैग सिलेक्ट किया, उसके बाद उसमें से एक बॉल निकाली, उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी टोटल हो जाएगी मेरे भाई ये प्लस, क्योंकि ये दोनों जो हैं अलग अलग एक्शन है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा भैया? 2 से 4 आपका 2 बार कट जाएगा, और ये 2 से आपका 2 भी कट जाएगा। तो आ जाएगा ये 2/7 प्लस 1/5।
अब यहां पे आ जाएगा 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 प्लस 7 17, 17/35 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गजब सवाल है। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हर कोई कर लेता, यहां पे बैग वाला जो लाइन है, ये एक लाइन आपके लिए नई थी, इसलिए हमने सवाल जो है टेस्ट में डाला। इसी के साथ ये टेस्ट पूरी तरीके से समाप्त होता है। आज का टेस्ट बहुत बढ़िया था, टफ भी था, है टाइम भी ज्यादा लगा सॉल्व करने में, लेकिन मैंने तसल्ली से समझाया कि एक सवाल को समय देके। अब आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि आपने इस टेस्ट में 25 सवालों में से कितने सवाल खुद से कर लिए थे। ठीक है प्यारे भाई, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर हर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट जाके लगाते हैं, वो भी कमेंट्स में बताइएगा मेरे दोस्त। ठीक है जी, चलो अब देखो पेपर में ज्यादा समय तो है नहीं, 16 लाइव टेस्ट हमने करा दिए आपके एग्जाम से पहले, हम मुश्किल से 2-3 लाइव टेस्ट और करवा देंगे। तो जो हम करवा रहे हैं उनको आप जरूर लगाइए, क्योंकि ऐसे सवालों का कंपाइलेशन, ऐसा एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन और कहीं नहीं है। मजा आया है मेरे दोस्त आपको ये टेस्ट करके, सवाल पढ़ के, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पूरा देखने के लिए यहां तक धन्यवाद।